स्वागत है आपका विजय विक्रम जी। बहुत बहुत एक धन्यवाद। तो नाम बहुत अच्छा लगता है, दो नाम है, विजय विक्रम। बहुत बहुत धन्यवाद। आप पूर्वांचल बोर्ड के सदस्य हैं और इन दिनों उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल बोर्ड का बोलबाला है। उसको जानेंगे, समझेंगे कि पूर्वांचल किस दिशा में डेवलपमेंट कर रहा है और पूर्वांचल को कहां तक लेकर जाएंगे योगी के नेतृत्व में आप। स्वागत है आपका। पहला सवाल, जब हम पिछली बार मिले थे तो मैंने कहा था कि पूर्वांचल, क्योंकि उत्तर प्रदेश भिन्न भिन्न सिस्टम से बना हुआ है जिसमें पूर्वांचल है, कई सारे नाम भी दिए गए थे। अगर मायावती के उस अध्यादेश की बात की जाए जिसमें 4 राज्यों में उत्तर प्रदेश का बंटवारा की बात की गई थी, तो उसमें पूर्वांचल एक नाम था, एक अवध नाम था, इस तरीके के अलग अलग परिवेश के हिसाब से बांटा गया था। तो पूर्वांचल किस दिशा में काम कर रहा है, पूर्वांचल बोर्ड उसको लेकर कहां किस हद तक भूमिका निभा रहा है उसको आगे ले जाने में? शिशिर जी, किसी समय पे एक गाजीपुर से सांसद हुआ करते थे बाबू विश्वनाथ गहमरी जी। उन्होंने जब पार्लियामेंट में पूर्वांचल की दशा के बारे में पक्ष रखा, पूर्वांचल की दशा का वर्णन किया, तो पूरी संसद रो पड़ी थी। और उस समय एक पटेल आयोग का गठन हुआ था। पटेल आयोग का गठन होने के बाद 60 साल तक पटेल आयोग की सिफारिशों को लागू नहीं किया गया। बाद में जब 2017 में माननीय मुख्यमंत्री जी पूज्य योगी आदित्यनाथ जी ने शपथ लिया तो पटेल आयोग की सिफारिशों को लागू किया और पूर्वांचल ही नहीं, उत्तर प्रदेश के 2 सर्वाधिक पिछड़े क्षेत्र पूर्वांचल और बुंदेलखंड, इनके विकास के लिए, इनके सर्वांगीण उत्थान के लिए पूर्वांचल विकास बोर्ड और बुंदेलखंड विकास बोर्ड का गठन किया। पूर्वांचल 2017 में पूर्वांचल का जब नाम लिया जाता था तो गुंडाई का नाम आता था, पिछड़ेपन का नाम आता था, और कोई जब बताता था तो ये अक्सर लोग चर्चा करते थे कि ये पूर्वांचल से आए, यानी गुंडाई और दबंगई का पर्याय बन गया था। 2 उदाहरण दूंगा, जौनपुर का सतहरिया और गाजियाबाद में नोएडा, दोनों औद्योगिक क्षेत्रों का साथ में सृजन हुआ था। लेकिन हुआ क्या कि सतहरिया औद्योगिक क्षेत्र वो अपराध और भ्रष्टाचार और माफियावाद का भेंट चढ़ गया, वहां कोई विकास कार्य नहीं हुआ और नोएडा कहां पहुंच गया था। आज ये स्थिति है कि उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल पश्चिम से बराबरी कर रहा है, उसके साथ खड़ा हुआ है। पूर्वांचल में आज एम्स है, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे है, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस वे है, पूर्वांचल में जो है इंटरनेशनल एयरपोर्ट कुशीनगर में बन चुका है, और पूर्वांचल में एक जो दिमागी बुखार था गोरखपुर में, जिसमें हजारों बच्चे जनवरी जुलाई के महीने में असमय काल के गाल में समाते थे दिमागी बुखार से, आज दिमागी बुखार पे 100% नियंत्रण पाया जा चुका है। कुशीनगर में 2 समुदाय हैं, मुसहर और बनटंगिया के। मुसहर और बनटंगिया के क्षेत्र में लोग जाना नहीं पसंद करते थे। शिशिर जी, आज मुसहर और बनटंगिया, उनके जीवन में आमूलचूल परिवर्तन आ चुका है। उनको विकास की मुख्य धारा से जोड़ दिया है माननीय मुख्यमंत्री जी ने, माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में। यही नहीं, आप जाएंगे बलरामपुर और श्रावस्ती का जो क्षेत्र है, जो थारू बेल्ट है, थारू जनजात के लोग, वहां भी ये स्थिति थी। लेकिन आज ये देखिएगा, आप जाइएगा वहां पे, जो सिरसिया वाला इलाका था श्रावस्ती और बलरामपुर में, जो नेपाल बॉर्डर तक जाता है, वहां वो फूस की झोपड़ी बना के रहते, बड़ी बुरी दशा थी। आज उनके जो फूस की जो उनका हुनर था उसको वैश्विक पहचान मिला। और यही नहीं, विलेज बॉर्डर टूरिज्म के अंतर्गत जो नेपाल की सटी सीमा है उस पे हमारी सरकार ने काम किया। जो गांव थे जहां पे सड़क तक पहुंचना मतलब बहुत दूर की बात थी, आज नेपाल बॉर्डर में हर गांव को पक्की सड़क से जोड़ के और उस थारू जनजात को भी विकास की मुख्य धारा से जोड़ा गया। पूर्वांचल में अपार संभावनाएं थी। बौद्ध धर्म, पूरे विश्व में 8 बौद्ध सर्किट है, जिसमें से 7 उत्तर प्रदेश है और 7 में से 6 पूर्वांचल में आते हैं। लेकिन जो बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं पूरे विश्व में, उसमें बौद्ध धर्मावलंबी जो है 1% से भी कम पूर्वांचल में आते थे। आज कुशीनगर से लेकर और श्रावस्ती तक बौद्ध परपथ बन चुका है। और
श्रावस्ती और कुशीनगर अगर आप गए होंगे तो विश्व स्तरीय होटल है वहां पे, विश्व स्तरीय उनको सुविधा है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, श्रावस्ती में भी एयरपोर्ट बन चुका है कि बौद्ध धर्म को मानने वाले आए और देखें और अपने धर्म के बारे में जाने। जो एक हमारा नारा था सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, तो जब आएंगे वो देखेंगे कि हमने सब धर्म का कितना सम्मान किया है। तो जब जाएंगे अपने बौद्ध धर्म को मानने वाले उस 6 बौद्ध सर्किट पे, उस सारनाथ से शुरू होगा, तो वहां पे देखेंगे कि वो विश्व स्तर की सुविधा इस समय बौद्ध तीर्थ स्थलों की हो गई है। वो चाहे सारनाथ में हो, चाहे कुशीनगर में हो, चाहे श्रावस्ती में हो। इसी के साथ गोरखपुर में एम्स, बनारस का बाबा विश्वनाथ का कॉरिडोर, और इसी के साथ बताऊं हमारे भदोही में कालीन बनता था। पूरे देश का कालीन का 60% कालीन हमारे उत्तर प्रदेश से जाता है और 60% का भी 80% कालीन हमारे भदोही से जाता था। लेकिन कालीन उद्योग का भी ये हाल था, आपसे बताऊं कि वो भी माफियावाद का भेंट चढ़ गया था। आज 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के तहत भदोही का कालीन अपने वैश्विक पहचान पे है। बनारसी साड़ियां, आप सब लोगों ने नाम सुना होगा। बनारसी साड़ियों का मैन्युफैक्चरिंग हब जो है वो आजमगढ़ का मुबारकपुर है। मुबारकपुर में 3 तरह के साड़ियां बनती थी, 3 तरह के हैंडलूम थे, हैंडलूम, पावरलूम, एक जुगाड़ू लूम। जुगाड़ू लूम का मतलब है कि जो घर की छोटी औरतें जो अपने घर में बनाती थी उसको जुगाड़ू लूम बोलते हैं। कि उनको जैसे अपने घर में बनाई 100 रुपए, 200 रुपए, 500 रुपए में उस साड़ी को ले जाके बेचती थी। मऊ के सांप्रदायिक दंगे के बाद आजमगढ़ के जो बाजार था, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग हब आजमगढ़ था बनारसी साड़ियों का और मार्केटिंग हब बनारस था, फेमस बनारसी साड़ियों के नाम से हुआ। सांप्रदायिक दंगों के बाद वो बाजार खत्म हो गया था। जुगाड़ू लूम के लिए, पावर लूम के लिए कोई स्थान नहीं था, कोई मार्केट नहीं थी। वहां पे तो एक भय का माहौल बनाया गया था। जो निजामाबाद का काले बर्तन का उद्योग था, जो कुछ एक विशेष क्षेत्र है जहां पे ही काली मिट्टी वो पाई जाती है, जिससे वो काले बर्तन बनाए जाते हैं। आप समझिए, उस माफियावाद को खत्म करके और वहां पे सबको एक मार्केट उपलब्ध करा के, जिसमें सरकार ने खुद भी मार्केटें बनवा के दी कि आप अपने उत्पाद को यहाँ बेचिए। और जो निजामाबाद का काले बर्तन का वो था उद्योग, वो विकसित ही नहीं हुआ। जब G7 का शिखर सम्मेलन हुआ तो माननीय प्रधानमंत्री जी उत्तर प्रदेश के 7 उत्पादों को लेके गए थे और उन्होंने 7 राष्ट्रीय अध्यक्षों को एक एक जिले का एक एक उत्पाद भेंट किया था। ये उत्तर प्रदेश और पूर्वांचल का विकास है। इस समय इतना हुआ है। अयोध्या में भव्य राम मंदिर बना है। एक आप लोग अगर इसमें कोई अवध का होगा तो आपको पता होगा कि एक डिठवन एक उत्सव मनाया जाता है, सकटहोर डिठवन। तो उसमें सूप जो है वो गन्ना से पीटा जाता है, गन्ना के टुकड़े से। और घर की औरतें हम लोगों के अवधि में कहती थी ईश्वर आवे दलिद्र जाए, ये चलता था। तो जानते हैं क्या था? मैं जानता हूं। वो जानते हैं उसका कॉन्सेप्ट क्या था? दलिद्र गन्ने से ही क्यों खेदा जाता था? क्योंकि गन्ना नगदी फसल थी और पश्चिम का जो किसान है वो गन्ना बोता तो था, लेकिन गन्ने की पर्ची मिलने में उसको आंधियां आती थी। पर्ची मिल गई, गन्ना बेच दिया, तो उसके बाद गन्ने का भुगतान 2-2 साल नहीं होता था। आज ये स्थिति है कि उत्तर प्रदेश में गन्ने का 100% भुगतान हो रहा है। उनको, किसान को उनकी उपज का तुरंत लाभ दिया जा रहा है। ये नहीं कि वो 2 साल बाद पाए, 3 साल बाद पाए। और यही नहीं, गन्ने में एक आता था समस्या कि चीनी मिल मालिक कहते थे कि गन्ने से हमको नुकसान हो रहा है। आज जो भी चीनी मिले हैं सबसे एथेनॉल का उत्पादन हो रहा है। एथेनॉल के उत्पादन से ये हमारा फायदा हो रहा है कि कम से हमारी और डीजल से जो हम बाहर से मंगाते हैं उससे आत्मनिर्भरता भी कम हो रही है। मतलब जो हमारा आत्मनिर्भर भारत बनाने का माननीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प है, सपना नहीं वो संकल्प है। और हमारी पार्टी, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी संकल्प से सिद्ध करना जानते हैं। तो जो संकल्प लिया है उन्होंने, तो इसी तरह जब हम आत्मनिर्भर बनेंगे, हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था आत्मनिर्भर बनेगी, हमारा गांव विकसित होगा। आप देखते थे, मैं अपना बता रहा हूँ, अमेठी का मैं रहने वाला हूँ, जिसका आप लोग नाम सुनते थे। मेरा घर जिस क्षेत्र में, उसको वाटर लॉक्ड एरिया माना जाता है। बरसात के महीने में हम लोगों के गांव
ज्यादा दूर की बात नहीं बता रहा हूं, 2017 की बात बता रहा हूं। 2017 से पहले हम लोगों के गांव बरसात में पक्की सड़क से जुड़े नहीं होते थे, हम लोग टापू जैसा हाल हो जाता था। ये स्थिति हम लोगों के गांव की थी। आज ये स्थिति है कि 250 नहीं 100 संख्या की आबादी वाले गांव जो भी हैं वो भी पक्के मार्ग से जुड़े हुए तो हैं। विक्रम जी, मुझे ऐसा लगता है कि जो आपने आंकड़े बताए, पहले बात तो आपका बहुत बहुत साधुवाद। क्या आंकड़ों का जो आपका जुबान पर रटे, उसके लिए जोरदार तालियां विक्रम जी के लिए, क्योंकि इन्होंने पूर्वांचल का पूरा नक्शा जो है यहाँ पर बना दिया। तो विक्रम जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, 2027 चुनाव आने वाला है और इतनी सारी योजनाएं चल रही हैं, पूर्वांचल का इतना विकास हो रहा है, पूरे उत्तर प्रदेश का विकास हो रहा है, तो कितना मानते हैं कितनी सीट आने वाली है इस बार? हम लोग बचपन में दूरदर्शन देखते थे तो एक घड़ी डिटर्जेंट केक का प्रचार आता था, पहले इस्तेमाल करे फिर विश्वास करे। हमने काम करके दिखाया है। 10 साल माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और 7 साल से माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो उत्तर प्रदेश में काम हुआ है, यही उत्तर प्रदेश है कि जो 2013 में बाराबंकी में एक भूख से मौत हुई थी। पूरे विश्व की मीडिया ने दिखाया था कि भारत में आज भी भूख से मौतें हो रही हैं। बुंदेलखंड में जब अकाल पड़ा था, ज्यादा दूर की बात नहीं बता रहा हूं, 15 की, तो एक फिकारा घास होती है, फिकारा घास की रोटी वहां के लोग खाने के लिए मजबूर थे। आज क्या स्थिति है बुंदेलखंड की, देखिए जाके। मटर इतनी ज्यादा वहां उत्पादन होता है बुंदेलखंड के उरई जनपद में कि हो सकता है, हमें लगता है कि अपने पूरे उत्तर प्रदेश के लिए ही मटर वहीं से पर्याप्त आती है। महोबा का चना हम लोग सुनते थे, आज फिर से उस महोबा के चने को वैश्विक पहचान मिल रही है। तो जो भ्रष्टाचार मुक्त जो भी विकास के मानक है, सड़क है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, उस पर जो काम हुआ है, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, मतलब मैं अपने जिले के बताऊं, एक मूंज होती है, मूंज जानते होंगे, काश से हम लोगों के बचपन में मूंज से बड़े बर्तन बनाए जाते थे, उसी से जो त्योहार होते थे उसमें उनका यूज होता था। आज 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के तहत जो हमारे जनपद का मूंज उत्पाद है उसको भी वैश्विक पहचान मिली है। और अवध शिल्पग्राम में तो उसका बकायदा वो क्या बोलते हैं, जो कैटवाक वगैरह होता है, वो सब उत्पाद को लेकर कैटवाक तक किया गया। प्रतापगढ़ का आंवला का उत्पादन, उसको वैश्विक पहचान मिली। मतलब ऐसा कोई जनपद नहीं है। यही मैनपुरी था। मैं आपसे बताऊं, अब चूंकि प्रसंग आ गया है, मैनपुरी में किसी समय 150 राइस मिलें हुआ करती थी। वो वसूली हुई थी सपा गवर्नमेंट में कि उसमें से सिर्फ 12 या 14 राइस मिलें बची थी। उत्तर प्रदेश नहीं, एशिया की सबसे बड़ी लहसुन की मंडी मैनपुरी था। मैनपुरी की लहसुन की मंडी बंद हो गई। क्यों? क्योंकि किसान लहसुन लाता था, उस लहसुन की मार्केट में लूट होती थी। आज मैनपुरी के लहसुन की मंडी को पुनर्जीवन मिला है। और जो वहां धान की राइस मिले जो लगाते थे, क्योंकि किसी समय में मैनपुरी को धान का कटोरा कहा जाता था, इतना धान उत्पादन वहां पे होता था। लेकिन चूंकि गुंडई अपराध इतना ज्यादा था, राइस मिल मालिकों से इतनी वसूली होती थी कि उनको मजबूरी में अपनी राइस मिलों को बंद करना पड़ा। जब राइस मिलें बंद हो गई तो निश्चित रूप से उस समय इतने क्रय केंद्र नहीं थे। धान खरीद के लिए जितने रिकॉर्ड स्तर पे हमारी सरकार में क्रय केंद्र खोले गए हैं, आपसे बताऊं, अगर आप में से कोई भी किसान होगा तो पूछिएगा, 3-3 दिन 4-4 दिन कांटे पे लोग लाइन लगाते थे, रात बिताते थे किसान, ठंडी के महीने में, तब उनका धान बिकता था। आज न्याय पंचायत स्तर पर क्रय केंद्र खोला है हमारी सरकार ने। यूरिया के लिए लोग लाठी खाते थे, यूरिया के लिए लाइन लगती थी, उसके बाद उनके ऊपर लठ चलती थी और यूरिया की कालाबाजारी होती थी। आज ये स्थिति है, हम नीम कोटेड यूरिया आ रही है। नीम कोटेड यूरिया की ब्लैक मार्केटिंग नहीं हो सकती है, क्योंकि उसको किसमें मिलावट करेंगे, इसलिए यूरिया खेत में ही जा रही। और सबसे बड़ी चीज बताऊं, मैं अमेठी का रहने वाला हूं, शक्तिमान यूरिया मेरे जनपद में बनती थी, लेकिन उसकी रैक नहीं उतरती थी। वो कहीं गुजरात जाती थी, कहीं एमपी में रैक उतरती थी, लेकिन उत्तर प्रदेश में शक्तिमान यूरिया की रैक नहीं उतरती थी। हमारी सरकार आई, हमारी सरकार में माननीय प्रधानमंत्री जी ने और माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये किया कि यूरिया की रैक, मतलब कहते नहीं दिया तले अंधेरा चिराग तले, वो ये था हमारे जनपद में। लेकिन अब अमेठी में भी यूरिया की रैक उतरने लगी है। ये हमारी सरकार की संवेदनशीलता की पराकाष्ठा है कि आज देख रहे हैं करोड़ों लोग जा रहे हैं। मतलब टूरिज्म एक ऐसा क्षेत्र है कि इसमें रेहड़ी वाले से लेकर पटरी वाले से लेकर रेस्टोरेंट और रिजॉर्ट वाले तक को भी एम्प्लॉयमेंट मिलता है। आज आप जाइए कुंभ में,
ये जो भूजा वाला है ना, उसको भी रोजगार मिला हुआ है, बेचारे का घर बढ़िया से चल रहा है। और जो मूंगफली बेचने वाला है उसको भी रोजगार मिला है। मतलब सिर्फ कुंभ से मैं आपसे बता रहा हूं 3 लाख करोड़ से ज्यादा का रेवेन्यू हम लोगों को मिलने जा रहा है। मतलब जो हमारे $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी की हम बात कर रहे हैं वो फलीभूत होने जा रही। इतना हमारी सरकार ने काम किया, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने। क्योंकि लगातार, क्योंकि आपने जिक्र कर ही दिया, जो अगला सवाल मेरा शायद होता कि महाकुंभ हो रहा है, लेकिन आपने उसका जवाब पहले दे दिया, तो मैं एक सवाल कर ही लेता हूं। महाकुंभ में घटनाएं हुई, बहुत सारी दुखद घटनाएं हुई, उसको लेकर क्या मानते हैं, कौन जिम्मेदार है? देखिए, कोई भी घटना हो वो दुखद होती है, और जिनके परिजन नहीं रहे हैं तो उनके प्रति मेरी संवेदना है, हार्दिक संवेदना है। वो घटना दुखद है, लेकिन भविष्य में ऐसी घटना ना हो, इसके लिए हमारी सरकार हर वो कदम उठाएगी कि जिससे भव्य कुंभ और दिव्य कुंभ हो। और हुआ भी, आपने देखा कि उसके बाद बसंत पंचमी का स्नान हुआ, उसके बाद अन्य रोज करोड़ों लोग नहा रहे हैं। 60-50 करोड़ लोग अब तक स्नान कर चुके हैं। आप समझिए कि कुंभ की जो व्यवस्था है नो डाउट बहुत अच्छी है, इसमें दो राय नहीं। और आगे आने वाले समय में कहीं ना कहीं आप जानिए, देखिएगा कि जीरो वो होगा, शून्य घटना रहेगी आगे, जब आगे 6 साल बाद आएगी जो आप हाँ। और इसमें भी देख लीजिए, अभी बसंत पंचमी का हुआ, आगे शिवरात्रि का होने वाला है, और डेली 40 से 50 लाख लोग स्नान कर रहे हैं। कुंभ दिव्य है, कुंभ भव्य है, इसीलिए महाकुंभ है। क्या बात है, बहुत बढ़िया। मैं लगातार, क्योंकि महाकुंभ के सवाल मैं लगातार करते आ रहा हूं और ये समझने की भी कोशिश कर रहा हूं कि कैसे महाकुंभ दुनिया का सबसे बड़ा पर्व बना और आगे नए रिकॉर्ड बनाने वाला है। मेरा सवाल आपसे ये है कि अगर यूपी की बात की जाए तो यूपी के विकास को कहाँ रेट करते हैं आप? यूपी के विकास को कहाँ रेट करते हैं आप? उत्तर प्रदेश, मैंने जो पहले कहा कि किसी समय पे जो भ्रष्टाचार और अपराध के नाम से जाना जाता था, और किसी बाहर प्रदेश में जाओ तो यूपी के भैया के मतलब वो गुंडे वाली छवि जो आती थी, आज वो खत्म हो चुकी है। आज उत्तर प्रदेश देश के सर्वाधिक अग्रणी राज्यों में से एक है, जहां पे भ्रष्टाचार के खिलाफ, आपने किसी समय सुना था उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार के पहले कि पीसीएस अफसर को उसकी सेवा से बर्खास्त किया जाता रहा हो? आपने सुना था कि कोई अगर बड़े से बड़ा आईएएस अधिकारी तो उसको भी दंडित किया जाता है, उसको उसके खिलाफ एफआईआर करा के उसको जेल भेजा जाता है? आज जो संगठित अपराध है उत्तर प्रदेश से वो खत्म हो चुका है। और आप जानिए, जो इन्वेस्ट आता है बाहर से, जो लोग निवेश करने आते हैं, वो देखते हैं एक लाल फीता शाही होती है, बड़ा पॉपुलर नाम है कि जब कोई आता है इन्वेस्ट करने तो लाल फीता शाही से बहुत डरता है। क्यों? क्योंकि वो फाइलें जो हैं इस टेबल से उस टेबल से जाती है। उसके लिए हमारी सरकार ने एक लोक प्रहरी ऐप बनाया कि सिंगल विंडो सिस्टम ऑपरेट होगा, कि एक जगह पे ही सारी जो है आपकी जो भी समस्याएं होंगी उसका एक पटल पे समाधान होगा, जिसका परिणाम है कि आज उत्तर प्रदेश में विश्व की कंपनियां आ रही हैं। मेगा जो है वहाँ फार्मा पार्क बन रहा है हमारे ललितपुर में। हमारे यहाँ की जो कृषि उत्पाद है उनको विश्व में कैसे भेजा जाए? जैसे हमारे यहाँ की सब्जियां अरब कंट्री में, हमारे उत्तर प्रदेश का विशेषकर पूर्वांचल का हर तीसरा चौथा आदमी अरब कंट्री में रहता है। हमारे कार्गो प्लेन से अगर हमारी सब्जियां जो है वो अरब कंट्री में जाएंगी, अमेठी की हरी मिर्च जाएगी, जौनपुर की गोभी जाएगी, सोनभद्र का टमाटर जाएगा, तो यहाँ से जो जुड़ा व्यक्ति है वहां जो बैठा है तो सेम डे मतलब दूसरे दिन वो ताजी सब्जियां अपने घर की खाएगा, यानी अपनी खेत की खाएगा। इतना कार्य हमारी सरकार कर रही है। और जो पूर्वांचल में तो बनने भी जा रहा है, एक एग्रीकल्चर की इंटरनेशनल मार्केट बनने जा रही है। जैसे हरियाणा से किसान का जाता था वैसे हमारा जाए, और जा भी रहा है। जो बनारस का लंगड़ा आम है, सोनभद्र की हरी मिर्च और लाल टमाटर है, और गाजीपुर का जो है ये सब जाना भी शुरू हुआ है। जौनपुर की गोभी है, इसके लिए तो अब स्पेशल डिब्बे लगाए गए हैं ट्रेन में कि उन डिब्बों से अब कृषि उत्पाद जा रहे हैं। क्या बात है। मैं एक अंतिम सवाल आपसे पूछूंगा। 2027 चुनाव है, पूर्वांचल की कितनी परसेंटेज भूमिका रहेगी जीत में इस बार?
पूर्वांचल की चुनाव में ही नहीं, स्वतंत्रता आंदोलन से लेकर 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम से लेकर हर क्रांति में पूर्वांचल का विशेष योगदान रहा है। और पूर्वांचल के लोग अब जागरूक हो चुके हैं, वो अप दीपो भव के साथ आगे बढ़ रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में। आप देखिएगा 403 में से कम 300 सीटें 2027 में हम जीतेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी तीसरी बार मुख्यमंत्री बनेंगे उत्तर प्रदेश के। आप देख लीजिएगा, 100% मैं बता रहा हूं, इतना काम किया गया है, इतना उत्तर प्रदेश में काम हुआ है कि अब जनता भी यहाँ का विकास चाहती है। उसको भी चाहते, वो रोजगार उसके बच्चों के लिए, वो अपने बच्चे को चाहती है, वो चाहती है कि वो शांति से जीना चाहती है, बेहतर जीवन शैली चाहती है, वो चाहती है कि हमारा जो जीवन स्तर हो वो सुखमय हो, आनंदमय हो, वो भ्रष्टाचार और अपराध में अब कोई अपने बेटे को क्या नहीं बात भेजना है। चाहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद विजय विक्रम जी, क्योंकि पूर्वांचल का गणित और जो मैप आपने मेरे उसमें कार्यक्रम में उतारा है, लोगों को ये समझिएगा कि बहुत से लोग नहीं जानते थे पूर्वांचल में कितने जिले हैं। आपने बताया कि पूर्वांचल की किस जिले की क्या खासियत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।